Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn Standard 8th Civics Introduction to the Parliamentary System. तो इस चैप्टर में हमने पहले देखा था कि गवर्नमेंट सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, इसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। The parliamentary system of government developed primarily in England. In England, the constitution is unwritten constitution. The governance is carried out in accordance with traditions and customs and conventions. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है संसदीय शासन पद्धति, यह इसकी शुरुआत जो होती है वो इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में अलिखित संविधान अभी भी वहाँ पर है। बहुत दिनों से वहाँ पर राज्य कारभार जो है वह पारंपरिक संकेतों पर आधारित चल रहा है। The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. तो ये जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जो उनकी शासन पद्धति है, वह एक इंग्लैंड का एक योगदान माना जाती है। ये जो शासन पद्धति है, Parliamentary system of government having a roots of parliament is considered to be contribution of England and India has adopted this parliamentary system and ये जो है ये एक योगदान माना जाता है। भारत में ही ऐसी ही शासन पद्धति यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि हमारे देश में भी इसका स्वीकार किया गया है। इंडिया हैज़ adopted this parliamentary system. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and parliamentary system of इंडिया। तो हमारे देश में यानी इंडिया में और इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें व्यापक स्वरूप से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा साम्य यहाँ पर है। बट व्हेन लुक एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। लेकिन संस्थात्मक दृष्टि से अगर वहाँ पर देखा जाए तो शासन पद्धति जो है भारतीय शासन पद्धति वह इंग्लैंड से थोड़ी सी अलग है। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अब हमें भारतीय शासन पद्धति जो है उसके बहुत सारे वैशिष्ट्य जो है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो पहला वैशिष्ट्य यहाँ पर दिया गया है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, यह राज्य कारभार की एक पद्धत होती है। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज द पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि यंत्रणा होती है, कायदे मंडल, कानून, तो वो संसद उसे कहा जाता है। केंद्रीय शासन जो होता है तो केंद्रीय शासन के जो यंत्रणा होती है उसके कायदे मंडल को यहाँ पर संसद कहा जाता है। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर यहाँ पर एक संसद बनती है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. तो संसद के जो सदस्य होते हैं वह जनता से, सामान्य जनता से डायरेक्टली वहाँ पर चुने जाते हैं और चुने गए जो मेंबर्स होते हैं, संसद होते हैं, वो वहाँ पर उस लोकसभा और लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जो हाउस में, तो वहाँ पर सभागृह के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो निश्चित की होती है। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेंट दिस इलेक्शंस। तो इलेक्शन जो होता है लोकसभा का वह रेगुलर पीरियड के मतलब ठराविक मुदत के अनुसार वो होता है और ऑल पॉलिटिकल जो राजकीय जो पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। The party which gets more than half of the seats is considered as the majority party। और जिस पार्टी को यहाँ पर आधे से ज़्यादा सीट मिल जाती है तो वह वहाँ पर बहुमत यानी कि बड़ा पक्ष माना जाता है, बहुमत होने वाला पक्ष वहाँ पर माना जाता है, सबसे बड़ा पक्ष वह माना जाता है। द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जो बहुमत वाला जो पक्ष होता है, बड़ा पक्ष जो होता है, वह अपना पक्ष से वहाँ पर सरकार बनाता है।
समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, जबकि किसी भी एक राजकीय पक्षों को अगर क्लियरली यहाँ पर मेजोरिटी यानी कि बहुमत नहीं मिलता है, तो सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड दे कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। तो कुछ पार्टी अलग अलग जो पार्टी होती है वो एकत्रित रीत्या आकर यानी एक होकर वह अपनी मेजोरिटी बनाते हैं, बहुमत सिद्ध करते हैं और वहाँ पर उनका गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर बनाते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में कौन से भी एक ही पार्टी को वहाँ पर बहुमत नहीं मिला था, बीजेपी को मिला था, लेकिन वहाँ पर क्या किया गया था, उन्होंने जो उनको निम्न से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा जो सीट्स लगती है वो नहीं थी, इसलिए दूसरे जो पक्ष थे उन्होंने 3 पक्ष एकत्रित आकर उन्होंने वहाँ पर सरकार की स्थापना की है। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो ऐसे जो पक्ष होते हैं वहाँ पर जो अलग अलग पक्ष एक आकर वहाँ पर वो गवर्नमेंट स्थापित करते हैं, वो शासन स्थापित करते हैं, तो इस पक्ष को यानी ऐसे जो सरकार चलता है उस सरकार को हम यहाँ पर आघाड़ी सरकार कहते हैं। इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द पार्टी इन मेजोरिटी। तो इस तरह से जो जनता से जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह कायदे मंडल के सभासद होते हैं और बहुमत के जो पक्ष होते हैं, बहुमत जो पक्ष जिस पक्ष को बहुमत मिलता है उसके जो सदस्य होते हैं वह अपना सरकार वहाँ पर स्थापन करते हैं। यानी जनता से जो चुने गए जाते हैं वह कायदे मंडल के सभासद हो जाते हैं। इस तरह से अगला कैरेक्टरिस्टिक है उसका, द लीडर of the majority party becomes the prime minister. He or she select candidates for the ministerial positions from among his or her colleagues. तो ये जो बहुमत वाला जो पक्ष होता है उनका जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है और वही अपने जो सहकारी होते हैं वह उनकी मंत्री पद के लिए उनका चुनाव करता है, उनको चुनता है। जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है वही अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर मंत्री पद के लिए चुनता है, अपने सहकारियों को, अपने कलीग्स को। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रधानमंत्री और उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया है वह संसदीय शासन पद्धति का कार्यकारी मंडल कहा जाता है उन्हें। और संसदीय शासन पद्धति के कार्यकारी मंडल जो होते हैं उन पर 2 तरफ से वहाँ पर उनका जिम्मेदारी रहती है। जबकि पहली वाली यहाँ पर दी है द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव हैज़ द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 तरफ से उनको जिम्मेदारी बनती है। पहली यहाँ पर दी है एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट्स लॉ एंड सेकंड है एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे आल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कार्यकारी मंडल बोलकर जो कायदों की जो अमलबजावनी करने उनको पड़ती है। पहला जो दिया है एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव इम्प्लीमेंट लॉ, मतलब कि कार्यकारी मंडल जो होता है कार्यकारी, तो उनको वहाँ पर कानून की अमलबजावनी करनी होती है। और सेकंड नंबर दिया है दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, वो कार्यकारी यानी कायदे मंडल के जो सदस्य होते हैं उनको कायदे मंडल से संबंधित जवाबदारी भी उनको पार करनी होती है, जिम्मेदारी उनको पार करनी होती है। दे आल्सो हैव फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। वो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है ये जो कृति करते हैं, जो एक्शंस करते हैं और जो धोरण वहाँ पर जो अलग अलग पॉलिसीज़ वहाँ पर वो बनाते हैं उस पर वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो मंत्रिमंडल होता है, कायदे मंडल होता है, उनको साथ में लेकर वहाँ पर राज्य कारभार उनको करना होता है। इट मीन्स द काउंसिल, मतलब काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्रिमंडल होता है उनको, और लेजिस्लेचर के जो सभासद होते हैं उन सभी को एक जगह आकर वहाँ पर वो राज्य कारभार चलाना पड़ता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ नोन एज
इसी रीज़न के लिए, इसी कारण वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसे रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब कि जवाबदार शासन पद्धति, ऐसा नाम उनको दिया जाता है। जिम्मेदार शासन पद्धति उनको कहा जाता है। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो वैसे ही सामूहिक जिम्मेदारी यह संसदीय शासन पद्धति का एक खास वैशिष्ट्य होता है। डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्टर और डिपार्टमेंट इज कंसिडर एज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी मिनिस्टर ने, किसी नेताओं ने या किसी मंत्री ने वहाँ पर अगर कुछ डिसीजन लिया होता है, कुछ वहाँ पर कुछ निर्णय लिया होता है, तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल का निर्णय वहाँ पर माना जाता है। The entire council of minister is responsible for the decision and in this next 2 chapters और आगे के जो 2 चैप्टर्स है वहाँ पर विल सी विथ एग्जाम्पल्स, उनके एग्जाम्पल्स भी हमें वहाँ पर देखने हैं। हाउ द प्रिंसिपल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। किस तरह से वहाँ पर जो प्रत्यक्ष जो करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी उनको किस तरह से पार करनी होती है। In the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. This means that the council of ministers remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature. तो संसदीय शासन पद्धति में जो कार्यकारी मंडल होता है वह कायदे मंडल के विश्वास पर अवलंबन रहता है। और इसका अर्थ ऐसा होता है कि जब तक कायदे मंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे को पाठिंबा कर देते हैं अथवा सम्मति दर्शाते हैं, तब तक ही कार्यकारी मंडल अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अधिकार वहाँ पर रहते हैं। कायदे मंडल और संसद जो होती है उनको अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर हमें ये सरकार नहीं चलानी, तो वहाँ पर वो भी अपना अविश्वास ठराव वहाँ पर सादर कर सकते। जैसे कि इफ़ द लेजिस्लेचर फील्स दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेष, इट रिमूव्स टू एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर बाय पासिंग और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। अगर उनको ऐसा लगता है, कायदे मंडल या संसद उनको अगर ऐसा लगता है कि अपने इच्छा के अनुसार यह कार्यकारी मंडल कार्य नहीं कर रहा, तो वो अपने संसद के अनुसार अविश्वास ठराव वहाँ पर पास कर सकते हैं और उनके सत्ता से उन्हें दूर कर सकते हैं। इतनी पावर उनमें होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर। मतलब कि ये जो अविश्वास ठराव होता है यह कार्यकारी मंडल को सत्ता से दूर रखने के लिए एक प्रभावी ऐसा साधन होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि ये जो ओवर द एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो कार्यकारी मंडल होता है उसको अपनी सत्ता से दूर करने के लिए अविश्वास ठराव यह एक महत्वपूर्ण ऐसा प्रभावित साधन होता है। इन द पार्लियामेंट्री form of the government, the legislature is a supreme institution elected representative of the people, express demands and aspiration of common people in the parliament। तो सामान्य जनता जो होती है संसदीय शासन पद्धति में संसद और कायदे मंडल जो होता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। और लोगों ने, सामान्य जनता ने जो प्रतिनिधि वहाँ पर चुनकर भेजे थे उनके अपेक्षा वहाँ पर संसद में व्यक्त करना उनका कार्य रहता है। और सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सेवरन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज़ कंसिडर एज ए सुप्रीम बॉडी। और लोक हित के लिए क्या करना चाहिए यह संसद वहाँ पर तय करती है। और वो लोगों के लिए प्रतिनिधि जो सभागृह में होते हैं उनका जनता सर्वश्रेष्ठ अधिकार वहाँ पर व्यक्त करना उनके लिए श्रेष्ठ दर्जा माना जाता है। यानी यहाँ पर जनता को वहाँ पर मध्यस्थी रखते हुए यानी कि लोकहित के लिए कार्य करना उनके लिए जरूरी होता है। अब हमें देखना है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश ने, इंडिया ने ये जो संसदीय शासन पद्धति है इसका स्वीकार क्यों किया था, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है। इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन। बहुत सारे कारणों के लिए इंडिया ने, भारत ने हमारे संसदीय शासन पद्धति का जो स्वीकार है वो किया था। तो कारण कौन कौन से, जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल
ब्रिटिश राजवट से लेकर यहाँ पर भारतीय संसदीय शासन पद्धति की निर्मित हुई थी। द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। जो ब्रिटिश के जो रूलर्स थे उन्होंने इस राज्य पद्धति का स्वीकार किया था। और शासन पद्धति ये जो शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, ये भी भारत के स्वातंत्र्य जो लड़ा था वहाँ पर एक आविष्कार माना जाता था। द ब्रिटिश रूलर्स ने जो बनाई थी। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिया इज ऑल्सो इन वे अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। भारतीय स्वातंत्र्य लड़ाई में भी उनका बहुत सारा एक आविष्कार माना जाता था। इंडियंस वेयर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और भारतीय जो लोग थे उनको उसका परिचय हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड का जो राज्य कारोबार हमारे देश पर चल रहा था, इसके वजह से हमारे देश के जो लोग थे, जनता थी, उनको उसका परिचय हो चुका था। मेनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और उस पर आधारित बहुत सारे संविधान सभा में जो बहुत सारे चर्चाएं होती है वो भी वहाँ पर हुई थी। संविधानकर्ताओं ने वहाँ पर उस पद्धति का भारतीय परिस्थिति से अनुकूल ऐसे बदल वहाँ पर किए गए थे। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस framers of the constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian constitution situation। मतलब कि हमारे जो भारतीय परिस्थिति है उसको अनुकूल, यानी उसको अच्छे रहने चाहिए, ऐसे वहाँ पर चेंजेस बहुत सारे किए गए थे और तभी इसका यहाँ पर स्वीकार किया गया था। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर द ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे चर्चा, विचार विनिमय को वाव मिलता है, ऐसा उनका कहना था। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस इन द लेजिस्लेचर। जो कि सार्वजनिक हित के लिए जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, उन पर संसद में चर्चा की जाती है। मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। और जो अपोजिट पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो भी इस चर्चा में सहभागी होते हैं। अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेर एवर अप्रोप्रिएट। जबकि गवर्नमेंट को, शासन को सहकार्य करना उनका भी एक कार्य होता है, जबकि उनको उसकी सहायता की ज़रूरत होती है। पॉइंट अप्रोप्रिएट, पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग इन पॉलिसीज एंड लॉज, पुट अप स्टडीज आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस एट्सेट्रा। तो उनको प्रश्नों की अभ्यासपूर्ण मांडनी करना इत्यादि बातें जो होती है, क्योंकि वो कायदा में जो कुछ त्रुटियाँ होती है, कमियाँ होती है, वो उनको वहाँ पर दर्शाते हैं। ऐसे वहाँ पर इस शासन पद्धति में चलता है। दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉ। इससे संसद जो होते हैं उनको अधिक से अधिक निर्दोष ऐसे कायदे वहाँ पर करना अशक्य होता है। इसलिए वहाँ पर ये संसदीय शासन पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए हमारे देश में इसका स्वीकार किया गया था। अब हमें यहाँ पर देखना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अमेरिका, यूएसए के देशों में वहाँ पर रहती है। तो ये हमें अगले वीडियो में देखना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल।